अगर दुनिया में ग्लास नहीं होता तो कैसा होता? ना खिड़की से रोशनी आती, ना कार का विंडशील्ड, ना मोबाइल का टच स्क्रीन और ना ही वो चमकते शॉपिंग मॉल्स और स्काई स्क्रैपर्स। ग्लास इतना कॉमन है कि हमने कभी सोचा ही नहीं कि ये कहाँ से आता है, इसे कौन बनाता है और इसका एनवायरनमेंट और इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट है। आज हम चलेंगे एक सफर पे वेनिस के मेडिवल सीक्रेट से लेकर इंडिया के फिरोजाबाद के बैंगल्स तक, सेंट गोबेन के चेन्नई प्लांट से लेके ग्लास रिसाइकलिंग के फ्यूचर तक। ये है कहानी एक ऐसे ट्रांसपेरेंट मटेरियल की जो अपनी हिस्ट्री में बिल्कुल ओपेक है। सबसे पहले इसकी साइंस समझते हैं कि ग्लास बनाने के लिए हमें 3 मेन इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सिलिका सैंड जो कि बैकबोन है ग्लास इंडस्ट्री की, सोडा ऐश जो मेल्टिंग पॉइंट कम करता है और लाइमस्टोन जो ड्यूरेबिलिटी देता है। इन्हें 1500 से 1700 डिग्री पर फर्नेस पे मेल्ट किया जाता है और जब मॉल्टन लावा जैसा मिक्सचर ठंडा होता है तो बनता है ग्लास। लेकिन हर सैंड ग्लास के काम नहीं आती। सिर्फ वो सैंड जिसमें 95 to 99% सिलिका हो उसी को हम कहते हैं सिलिका सैंड, और वही स्काई स्क्रैपर्स, कार विंडशील्ड और ऑप्टिकल ग्लास के लिए यूज होती है। ये सैंड लिमिटेड जगहों पे मिलती है, जैसे यूएस, ऑस्ट्रेलिया, चाइना और इंडिया में राजस्थान और गुजरात के कुछ बेल्ट्स में। अब हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। 11th से 16th सेंचुरी के बीच वेनिस का मुरानो आइलैंड दुनिया का ग्लास कैपिटल था। यहाँ के क्राफ्ट्समैन ने बनाया था क्रिस्टल क्लियर ग्लास, कलर्ड स्टेन ग्लास और पहली बार ऑप्टिकल ग्लास जिसने टेलीस्कोप और स्पेक्टिकल्स को जन्म दिया था। वेनेशियंस अपनी टेक्निक को इतना सीक्रेट रखते थे कि क्राफ्ट्समैन को आइलैंड छोड़ने की भी परमिशन नहीं थी, और जब कुछ क्राफ्ट्समैन फ्रांस ले जाए गए तभी बना था हॉल ऑफ मिरर्स इन वर्साइल्स पैलेस। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वेनिस के पास अपना रॉ मटेरियल ही नहीं था। सैंड आती थी स्विट्जरलैंड के रिवर से, सोडा ऐश सीरिया और इजिप्ट से। मतलब ग्लास मेकिंग शुरू से ही एक ग्लोबल सप्लाई चेन का एग्जाम्पल था। आज के जमाने का क्रेज है लो आयरन ग्लास। नॉर्मल ग्लास में थोड़ा आयरन होता है जो उसे हल्का ग्रीनिश बना देता है, लेकिन लो आयरन ग्लास एकदम क्रिस्टल क्लियर होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। इसी वजह से एप्पल के स्टोर्स, दुबई के टावर्स और गुड़गांव, मुंबई के हाई राइज अपार्टमेंट में इसका यूज होता है। ये ग्लास बनाने के लिए और भी प्योर सिलिका सैंड चाहिए होती है जो मिनेसोटा, ऑस्ट्रेलिया और चाइना जैसे प्लेसेस से आता है। इंडिया में भी डिमांड तेज है, स्पेशली स्मार्ट सिटीज और ग्रीन बिल्डिंग्स के प्रोजेक्ट के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी डार्क साइड की। 1 टन ग्लास बनाने में लगभग 1 टन CO2 रिलीज होती है, क्योंकि फर्नेसेस को 24/7 चलाना पड़ता है। ये नॉन स्टॉप नेचुरल गैस पर चलते हैं, और सोडा ऐश और लाइमस्टोन जब मेल्ट होते हैं तब भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। मतलब ग्लास बनाने का प्रोसेस एनवायरनमेंट के लिए काफी हैवी है। फिर यूसेज के टाइम में भी एक पैराडॉक्स है। जब स्काई स्क्रैपर्स में बड़े ग्लास फसाड्स लगते हैं, वो धूप में बिल्डिंग को हीट कर देते हैं। फिर एसी की डिमांड बढ़ जाती है और डबल एनर्जी वेस्ट होती है, एक प्रोडक्शन के टाइम और एक कंजम्पशन के टाइम। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक ग्लास इंडस्ट्री का ग्लोबल कार्बन फुटप्रिंट लगभग एविएशन के बराबर है, 2% वर्ल्ड एमिशंस। चलिए अब अपने देश की बात करते हैं। इंडिया में ग्लास इंडस्ट्री आज 38,000 करोड़ की है और हर साल 8-10% की ग्रोथ कर रही है। अब इंडिया में मेजर प्रोडक्शन हब्स हैं, जैसे राजस्थान में कोटा, भिलवाड़ा, जयपुर, गुजरात में अंकलेश्वर, भरूच और सूरत, और उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद, जिसे कहते हैं ग्लास सिटी ऑफ इंडिया। यहाँ से बैंगल और यूटिलिटी ग्लास पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होते हैं। और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी कंटेनर और फार्मा ग्लास के बड़े हब्स हैं। कुछ मेजर प्लेयर्स के नाम आपने सुने होंगे, जैसे सेंट गोबेन, असाही इंडिया ग्लासेस, हिंदुस्तान नेशनल ग्लास और बोरोसिल। इंडिया में जो प्रोसेस है उसमें सबसे ज्यादा यूज होती है फ्लोट ग्लास टेक्नोलॉजी। मॉल्टन ग्लास को मॉल्टन टिन के सरफेस पर फ्लोट कराते हैं और बनती है एकदम फ्लैट फ्लॉलेस शीट जो विंडोज, कार्स और फसाड्स के लिए कट की जाती है। इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे हाई एनर्जी कॉस्ट, हाई डिपेंडेंस ऑन इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स, रिसाइकलिंग काफी लो है, सिर्फ 30 to 35%। इंडिया में हर साल लाखों टन ग्लास वेस्ट जनरेट होता है, बॉटल्स, जार्स, बैंगल्स, कंस्ट्रक्शन डेब्रिस, फार्मा वायल्स। गुड न्यूज ये है कि ग्लास थ्योरेटिकली 100% रिसाइकलेबल होता है, बिना अपनी क्वालिटी लूज किए इनफाइनाइट बार। मतलब एक ब्रोकन बॉटल से दोबारा एक न्यू ब्रांड बॉटल बनाई जा सकती है। बट प्रॉब्लम है कलेक्शन और सेग्रीगेशन की। बहुत बार ग्लास प्लास्टिक और ऑर्गेनिक वेस्ट के साथ मिक्स हो जाता है और रिसाइकलिंग मुश्किल हो जाती है। एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल है फिरोजाबाद। वहाँ की बेंगल इंडस्ट्री अपना वेस्ट ग्लास रिसाइकल करके दोबारा यूज करती है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी रिसाइकल्ड ग्लास पाउडर टाइल्स और सीमेंट में यूज हो रहा है। ग्लोबल लेवल पे यूरोप 70 to 80% रिसाइकल करता है, लेकिन इंडिया अभी भी 30 to 35% पर है। अगर हम सेग्रीगेशन और अवेयरनेस इंप्रूव करें तो कॉस्ट भी कम आएगी और एनवायरनमेंट भी बचेगा। तो अगली बार जब आप एक स्काई स्क्रैपर का स्पार्कलिंग फसाड देखो, या एक शोरूम का ग्लास डोर पुश करो, या एक कटिंग चाय का ग्लास उठाओ, एक बार सोचना कि इसके पीछे कितनी कहानियां छुपी हैं। ग्लास हमें ट्रांसपेरेंट लगता है, लेकिन इसका सच ओपेक है। हिस्ट्री, साइंस, इंडस्ट्री और एनवायरनमेंट सब इसमें झूलते हैं, और शायद इसी कॉन्ट्रडिक्शन में ही ग्लास की खूबसूरती है। एक मटेरियल जो रोशनी को पास होने देता है, लेकिन अपनी असली कहानी को छुपा लेता है।